रोहन गुप्ता जी आज बीजेपी में शामिल हो गए। और रोहन गुप्ता जी, आपका सवाल पब्लिक शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर हार्दिक स्वागत है। कम से कम इसी बहाने मैं कहूंगी, बॉयकॉट टूटा, हम और आप कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं। रोहन गुप्ता जी, कई बार यह बात उठी कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी अगर सही हो तो शायद मोदी को हरा सकती है, लेकिन विपक्ष की स्ट्रैटेजी में अगर सिर्फ नियत है बदले की भावना की, तो क्या ये स्ट्रैटेजी बुक में है? ये इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि गालियां देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और आज तो मीसा भारती जी ने जो कहा है वो तो मैं क्या कहूं, सोने पे सुहागा है गालियों के सीजन 2 में, कि बस हम आ जाएं, जेल भेज देंगे मोदी को। नविका जी, पहले तो जो मुख्य मुद्दे हैं, मैं 15 साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अलग अलग पोजीशंस पे दिल से काम किया, और उसके पीछे एक रीज़न था कि एक विचारधारा की बात थी, एक तो राष्ट्रवाद की बात थी और एक सेंट्रल विचारधारा की बात थी कि लेफ्टिस्ट नहीं होना चाहिए जो, और सेंट्रल का मतलब ये है जो ओरिजिनल महात्मा गांधी के, हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करें तो मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, सब धर्म मेरे धर्म है। और आज उल्टा हो गया, आज लेफ्टिस्ट विचारधारा कांग्रेस पार्टी होगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब हमको ये सनातन का जब अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी के एलआई के द्वारा, हम लोग ऐसे ही स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग भी होती थी, हम बात करते थे, सब लोगों ने कहा, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पार्टी के प्रवक्ताओं का एक ही मत था कि हमको इसका बिल्कुल जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए। नहीं हुआ क्योंकि मानसिकता पूरी लेफ्टिस्ट हो गई, और इस लेफ्टिस्ट मानसिकता के साथ में मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता कभी भी लेफ्टिस्ट मानसिकता का समर्थन ना आज किया है ना पहले किया है। 60 साल क्यों कांग्रेस पार्टी को इस देश ने दिए? क्योंकि सेंट्रल विचारधारा थी। दूसरी बात, मैं राष्ट्रवाद की बात पे आऊंगा। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाया था कि खालिस्तान के आतंकवादियों से मिले हुए हैं पंजाब के चुनाव में, पूरी तरह से पूरा चुनाव इसी मुद्दे पे था, आज उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिस व्यक्ति के खिलाफ करप्शन के इतने बड़े घोटालों के आरोप कांग्रेस पार्टी ने एक्साइज नीति के ऊपर प्रेस कर किए कि आपकी इतनी मजबूरी है कि आप अपना राष्ट्रवाद का जो मुख्य मुद्दा है वो भूल के इतना बड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो 2-3 चीजें हैं। आज इंडस्ट्रियलिस्ट को आप गाली दे रहे हैं, आप दिल्ली में गाली दे रहे हैं और आपके राज्य जो है एमओयू साइन कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास से जो विश्वसनीयता विपक्ष की होनी चाहिए, वो विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई। कई बार वो सही भी बोलेंगे तो जनता नहीं मानेगी, ये क्योंकि जब तक विश्वसनीयता आपकी नहीं है, आपकी नैरेटिव में विरोधाभास रहेगा, तब तक जनता कभी भी आप पे जो आपको विश्वास नहीं करेगी। और हर मुद्दे पे आपको 5 एग्जांपल देता हूं। ओपीएस की बात करी, राज्यों के मैनिफेस्टो में हम लोग ने ओपीएस की बात की, सेंट्रल में चला गया। ईवीएम का 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी, ईवीएम जब थे उस समय पे 2 चुनाव जीते। आज ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की बात करें, जितने भी युवा नेता लीडरशिप खड़ी करने की बात है, सारे युवा नेता छोड़ के किसी ने कारण बड़े नेताओं के अभिमान के कारण जा रहे हैं। एक बाजू ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम मानते हैं, फिर राम मंदिर में नहीं जाने का क्या तुक था। तो ऐसे काफी सवाल थे। हम लोग, प्रवक्ता भी एक नागरिक है, सनातनी है, देश के नागरिक है, चाहते हैं कि जो उस पार्टी में काम करते थे एटलीस्ट जनता का नैरेटिव, जो बॉटम का नैरेटिव है, उसको तो पार्टी कहीं ना कहीं उठाए। पर कहीं ना कहीं जो पुराने नेताओं के अहंकार के बीच में एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है अभी भी पुराना समय है, हम जिस प्रकार से चलाना चाहेंगे, देश की जनता मार्जिन ऑफ एरर देना नहीं चाहती। एक तरफ दूसरी पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में 2047 की बात करें, विजन की बात करें, हाइड्रोजन मिशन, सोलर मिशन, वंदे भारत, डिफेंस, एक्सपोर्ट, वाटरवेज का यूज करने का, भारत की इकोनॉमी को थर्ड। तो कहां कंपैरिजन कहां है? जिस कास्ट सेंसस की आप आज बात करें, आपकी सरकार में 1 साल तक आपने उसका इंप्लीमेंट नहीं किया। जनता के पास आप जब मुद्दे लेके जाते हैं और जनता को विरोधाभास दिखेगा, आप कितने भी सही होंगे, जनता आपको विश्वास नहीं देगी। वो विश्वसनीयता की कमी का खामियाजा आज पार्टी भुगत रही है, और हमारे जैसे काफी कार्यकर्ता आहत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, क्या ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, और इस पर पार्टी में कभी चर्चा हुई? देखिए नविका जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं, जब पार्टी में था तब भी कभी भी मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के लिए नहीं की है, विपक्ष के हो या हमारे नेता हो, हमेशा मैं उसके खिलाफ रहा हूं। और जब भी आप ये टिप्पणी करते हैं, आप समझिए इसका फायदा नहीं होता, इसका नुकसान ही होता है। ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि आप अपने मुद्दों में उतना दम नहीं है, इसलिए आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करनी पड़ती है। जब भी होता है, आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने मुद्दों पे, अपने नैरेटिव पे भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और पर आज कांग्रेस पार्टी में ये होगा कि जितनी भी आप व्यक्तिगत टिप्पणी करो, आपका प्रमोशन है, गाली दो, प्रमोशन लो। तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की बात कीजिए। बिल्कुल, जो अब ये एक नैरेटिव बन चुका है कि भाई गाली लो और प्रमोशन, गाली दो और प्रमोशन लो, ये नहीं होना चाहिए।
ये कंपटीशन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक मुद्दा है, आप मुद्दों की बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर आप अटैक कीजिए, बात सवाल पूछिए, पर उस सवाल में ग्रेस होना चाहिए। और कोई भी पार्टी, मैं आज यहां पे बैठा हूं इसलिए मैं नहीं कहूंगा, कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को अपने मुद्दों पे, अपने नैरेटिव पे जनता के पास जाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। जनता कभी भी कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी पार्टी के द्वारा की जाए, जनता माफ नहीं करती। बहुत बड़ी बात आपने कही और यही सवाल मैं प्रोफेसर सुबोध मेहता से पूछूंगी। सुबोध मेहता जी, जब मीसा भारती जी कहती हैं कि भाई हम आएंगे सत्ता में तो मोदी को जेल भेज देंगे, तो आपको सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी को जेल भेजना है, क्योंकि आपके खिलाफ केसेस हैं? और विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, जो जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं। लालू जी भी कन्विक्टेड हैं लेकिन बेल पर बाहर हैं। लेकिन आपको सत्ता एकमात्र मोदी को जेल भेजने के लिए चाहिए। अब क्या इसलिए राजनीति हो रही है? क्या इसलिए चुनाव लड़े जा रहे हैं कि बस सत्ता आए और मोदी जी को जेल भेजे? नाविका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, 2024 का जो आम चुनाव, ये ऐसा आम चुनाव शायद भारत की राजनीति में पहली बार हो रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पहली बार हो रही है, जहां चौक चौराहे पे मुद्दे की बात नहीं हो रही है। और मुद्दों का, भारत के जनमानस के मुद्दों का अपहरण अगर किसी ने किया है तो सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के पर्दे के पीछे छुपकर, संस्थाओं को दुरुपयोग कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुद्दों का अपहरण कर लिया है और मुद्दे को ये आने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन एज ऑपोजिशन पार्टी हम लोगों का दायित्व बनता है कि संघर्ष और संवाद के माध्यम से ही हम अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकते हैं। संवाद का तरीका अलग अलग हो सकता है। इलेक्शन का समय है और इस इलेक्शन के समय में देश के जो नेता हैं वो माननीय प्रधानमंत्री हैं। अगर जो पॉलिसियां में कोई भी खामियां हुई होगी, अगर हम लोगों को लगेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो हम तो ये बात करेंगे कि नेता अगर आप हैं, चौकीदार अगर आप हैं, तो आपको तो ये बोलना ही पड़ेगा ना कि अगर जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया है, सेल कंपनियां बनाकर, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर नहीं है, वो ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, और उसके बाद जो है उसको 5 गुना ज्यादा का उसको ठेका मिल जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है। अगर देश संविधान से चलता है, क्रिमिनल लॉ से चलता है, अगर लगता है हम लोगों को कि भाई जो चंदे का जो धंधा है, तो चंदे का जिसने धंधा शुरू किया है उसको तो गले में फंदा लगना ही चाहिए। यहाँ पे देश के नेता, आप तो और आगे बढ़कर गले में फंदा डालने भी, मतलब कोर्ट भी आप, कचहरी भी आप, आरोप भी आपके। शलभ त्रिपाठी जी, मीसा भारती जी जिस पार्टी में है और में फंदा डालने भी, मतलब कोर्ट भी आप, कचहरी भी आप, आरोप